सेठ रामलाल बहुत अमीर आदमी थे। उनका नाम पूरे शहर में और बाहर भी जाना जाता था। उनके पास कई बड़ी फैक्ट्रियां थीं जो कपड़े बनाती थीं। उनकी चिमनियां दिन रात आसमान में धुआं छोड़ती रहती थीं, जो उनकी बढ़ती दौलत का एक लगातार प्रतीक था। उनका महल संगमरमर और सागौन का बना था, जिसमें इतने विशाल बगीचे थे कि उन्हें बनाए रखने के लिए मजदूरों की एक टीम लगती थी। उनके पास वह सब कुछ था जो एक इंसान चाह सकता था: कारें, नौकर और एक बैंक अकाउंट जिसका कोई अंत नहीं लगता था। लोग अक्सर कहते थे कि सेठ रामलाल दुनिया में जो कुछ भी चाहते थे वह खरीद सकते थे। फिर भी अपनी सारी दौलत के बावजूद एक चीज थी जो वह नहीं खरीद सकते थे: एक शांतिपूर्ण रात की नींद। कई हफ्तों से नींद उनके लिए एक दूर की अजनबी बन गई थी। वह अपने नरम महंगे बिस्तर पर लेटते थे, रेशमी चादरों के नीचे करवटें बदलते रहते थे। उनका मन दौड़ता रहता था। उनके बिजनेस, उनकी सेहत और ज्यादा पाने की अंतहीन चाह से भरा रहता था। उन्हें लगातार बेचैनी महसूस होती थी, एक गहरी बेचैनी जिसे कोई भी आराम शांत नहीं कर सकता था। वह बीमार थे, लेकिन ऐसी बीमारी से नहीं जिसका डॉक्टर आसानी से नाम बता सके। उन्होंने नींद की गोलियां और टॉनिक दिए, लेकिन इन दवाओं से केवल अस्थायी धुंधली राहत मिलती थी। जैसे ही उनका असर खत्म होता था, वही चुभने वाला खालीपन लौट आता था, जिससे वह पहले से ज्यादा थके हुए महसूस करते थे। उनके पर्सनल फिजिशियन, शहर के एक जाने माने डॉक्टर, उनसे उसी शाम मिलने आए थे। सेठ जी, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर ने हैरान होकर कहा था। शारीरिक रूप से आप ठीक हैं, शायद ये स्ट्रेस है। आपको अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वह शांत कैसे होते? उनका मन उनकी अपनी फैक्ट्रियों में से एक की तरह था। हमेशा काम करता रहता था, हमेशा हिसाब लगाता रहता था, कभी बंद नहीं होता था। उनके शानदार बेडरूम की शांति उनकी सबसे व्यस्त फैक्ट्री फ्लोर के शोर से भी ज्यादा तेज लगती थी। वह अपनी ही लग्जरी दुनिया में फंसे हुए महसूस कर रहे थे, उस दौलत के कैदी थे जिससे उन्हें खुशी और शांति मिलनी चाहिए थी। आज रात 2 सितंबर 2025 भी कोई अलग नहीं थी। एयर कंडीशनिंग धीरे से गुनगुना रही थी, कमरे को एक परफेक्ट टेम्परेचर पर रख रही थी। बाहर शहर शांत था, लेकिन सेठ रामलाल के दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा था। वह बिस्तर पर बैठ गए, बड़ी खिड़की से चांदनी से भरे बगीचे को देख रहे थे। खूबसूरत फूल और सजी हुई लॉन जो इतने सारे आगंतुकों को खुशी देते थे, उन्हें कोई आराम नहीं दे रहे थे। उन्हें एक गहरा अकेलापन महसूस हुआ, एक ऐसी भावना कि उनके जीवन में कुछ बहुत गहरा गायब था। उन्होंने फैसला किया कि वह उस कमरे में एक और मिनट भी नहीं रह सकते। उन्हें हवा चाहिए थी, उन्हें भागना था। सेठ रामलाल चुपचाप अपने रेशमी नाइट क्लोथ से सामान्य कुर्ता पजामा में बदल गए। उन्होंने अपने पैरों में एक जोड़ी आरामदायक चमड़े की चप्पलें डालीं। उन्होंने अपने किसी नौकर को जगाने से मना कर दिया। वह अपने विचारों के साथ अकेले रहना चाहते थे, अपने घर की घुटन भरी भव्यता से दूर। उन्होंने एक साइड का दरवाजा खोला और ठंडी रात की हवा में बाहर निकले। उनके अमीर पड़ोस की सड़कें सुनसान और शांत थीं, जो सुरुचिपूर्ण स्ट्रीट लैंप की नरम चमक में नहा रही थीं। वह बिना किसी लक्ष्य के चलना शुरू कर दिया। उनके कदमों की आवाज ही सोई हुई कॉलोनी में एकमात्र आवाज थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह सैर उन्हें थका देगी और उन्हें वह नींद दिलाएगी जो उनसे दूर भाग रही थी। वह भव्य बंगलों और ड्राइववे में खड़ी महंगी कारों के पास से गुजरे। ये उन जैसे लोगों के घर थे, सफल और अमीर। उन्होंने सोचा कि क्या वे भी रात को जागते रहते थे, अपने अदृश्य राक्षसों से लड़ते रहते थे। हल्की हवा उनके चेहरे पर अच्छी लग रही थी और कुछ पलों के लिए उन्हें शांति की एक झलक महसूस हुई। वह आम तौर पर जितना चलते थे उससे कहीं ज्यादा आगे चले गए। उनका मन अभी भी भटक रहा था। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए ताकि अपनी सांस ले सकें। इस समय शहर इतना अलग लग रहा था, इतना शांत और स्थिर। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, शांति को सोखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वह वहां बैठे थे, एक आवारा कुत्ता, शायद खाने की तलाश में, बेंच के पास आ गया। उसने उत्सुकता से उनके पैरों के चारों ओर सूंघा। इससे पहले कि सेठ प्रतिक्रिया कर पाते, कुत्ते ने शरारत से उनकी एक चप्पल अपने मुंह में पकड़ ली और अंधेरे में भाग गया। अरे रुको! सेठ रामलाल ने पुकारा, गुस्से से ज्यादा हैरान थे। वह खड़े हो गए और कुत्ते का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। वह एक संकरी अंधेरी गली में गायब हो गया। उनकी महंगी चमड़े की चप्पल उसके जबड़ों में कसकर पकड़ी हुई थी। वह एक नंगे पैर के साथ ठंडी खुरदरी पगडंडी पर खड़े रह गए। अब उनके पास एक नई समस्या थी। वह केवल एक चप्पल के साथ घर वापस नहीं जा सकते थे। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, एक धनी सेठ रात के बीच में एक जूते के लिए एक कुत्ते का पीछा कर रहा था। उन्होंने एक पल के लिए झिझका,
फिर कुत्ते का पीछा करने का फैसला किया। उन्हें अपनी चप्पल वापस लेनी थी। वो उस अंधेरी गली में लंगड़ाते हुए चले गए जहाँ कुत्ता गायब हो गया था। अपने खुद की दुनिया की अच्छी तरह से रोशनी वाली परिचित सड़कों को पीछे छोड़ गए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और धूल भरा था, जो उन चिकनी साफ सड़कों के बिल्कुल विपरीत था जहाँ से वह अभी आए थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह संकरी गली उन्हें कहाँ ले जाएगी। गली घूमती और मुड़ती रही और उन्हें शहर के ऐसे इलाके में ले गई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े घरों की जगह छोटे सटे हुए घर ले ली थी और जल्द ही वे भी टिन और प्लास्टिक की चादरों से बनी अस्थायी झोपड़ियों में बदल गए। यह एक अलग दुनिया थी, गरीबी की दुनिया जिसके बारे में उन्होंने केवल रिपोर्ट्स में पढ़ा था या अपने मैनेजरों से सुना था। यहाँ की हवा घनी थी, जिसमें नम मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध थी। उन्होंने अपनी चप्पल खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वह बस खो गए थे, वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। उनका नंगा पैर दुख रहा था और धूल से ढका हुआ था। एक हल्की सी रोशनी से निर्देशित होकर उन्होंने खुद को एक छोटी जर्जर झोपड़ी के सामने खड़ा पाया। रोशनी अंदर से एक छोटे मिट्टी के तेल के लैंप से आ रही थी। उसकी टिमटिमाती लौ लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। उन्हें अंदर से एक धीमी गुनगुनाती आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो या शायद बस खुद से बात कर रहा हो। उत्सुकता और दिशा पूछने की निराशा के साथ मिलकर उन्हें आगे धकेल दिया। वह झिझकते हुए पतले दरवाजे पर खड़े थे, जो प्रवेश द्वार पर लटका हुआ कपड़े का एक टुकड़ा मात्र था। उन्हें एक घुसपैठिए जैसा महसूस हुआ, एक ऐसे आदमी की तरह जो दूसरे ग्रह से आया था और एक गुप्त दुखद जगह पर ठोकर खा गया था। उन्होंने धीरे से कपड़े को एक तरफ धकेला और अंदर झांका। झोपड़ी खाली थी, उसमें लगभग कुछ भी नहीं था। फर्श पर एक छोटी चटाई बिछी हुई थी। उस पर एक छोटी लड़की एक पतले घिसे हुए कंबल के नीचे कांप रही थी। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा जीवन भर की कठिनाइयों से बनी झुर्रियों का जाल था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके हाथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वह बीमार लड़की को चिंता और प्यार भरी आंखों से देख रही थी। वह धीरे धीरे एक प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। पूरा दृश्य गहरी गरीबी और शांत निराशा का था। बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा जैसे ही उसकी परछाई कमरे में पड़ी। वह चौंकी नहीं, बस थकी हुई थी। उसकी आंखें, हालांकि उम्र और चिंता से धुंधली थीं, उनमें एक निश्चित गरिमा थी। उसने इस अच्छी तरह से कपड़े पहने अजनबी को अपने दरवाजे पर खड़े देखा। एक पैर नंगा और धूल से सना हुआ था और उसके बोलने का इंतजार किया। सेठ रामलाल खुद कुछ भी कहने में असमर्थ थे। जो शब्द उन्होंने तैयार किए थे, दिशा पूछना, अपनी खोई हुई चप्पल के बारे में बताना, सामने की कठोर वास्तविकता के सामने तुच्छ और अर्थहीन लग रहे थे। वह बस वहीं खड़े रहे, एक ऐसे जीवन के मूक गवाह थे जो उनके अपने जीवन से बहुत दूर था। एक पल की खामोशी के बाद सेठ रामलाल को आखिरकार अपनी आवाज मिली। मैं खो गया हूँ। वह हकलाए, अपनी साधारण समस्या पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन थकी हुई थी। मुख्य सड़क यहाँ से बहुत दूर है। उसका ध्यान फिर चटाई पर कांपती हुई लड़की पर लौट आया। मेरी बेटी, उसने बिना पूछे बताया। उसे 3 दिनों से तेज बुखार है, ये उतर नहीं रहा है। उसने एक कटोरी पानी में कपड़े का एक छोटा टुकड़ा डुबोया और धीरे से लड़की के माथे पर लगाया। सेठ ने लड़की को देखा। उसका चेहरा बुखार से लाल था और वह नींद में बेसुध बड़बड़ा रही थी। उसे ढंकने वाला कंबल इतना पतला था कि रात की ठंड से बहुत कम सुरक्षा दे रहा था। क्या आपने उसे डॉक्टर के पास ले गए? उसने पूछा। सवाल खुद को भी खोखला लग रहा था। बूढ़ी औरत ने एक उदास कड़वी मुस्कान दी। डॉक्टर का पैसा लगता है सेठ जी, सरकारी अस्पताल भी दूर है और मैं उसे अकेला छोड़कर वहां नहीं जा सकती। हमने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। मैंने अपने आखिरी कुछ रुपये स्थानीय दुकान से एक गोली खरीदने में खर्च किए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके शब्द सेठ रामलाल को एक शारीरिक चोट की तरह लगे। उन्होंने अपनी बेचैनी के बारे में सोचा, एक नरम बिस्तर पर सो पाने में उनकी असमर्थता, एक खोई हुई चप्पल पर उनकी निराशा। यहाँ एक ऐसी महिला थी जिसने खाना नहीं खाया था, जिसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और जिसका एकमात्र सहारा एक ऐसे भगवान से प्रार्थना करना था जो उसे भूल गया था। उन्होंने उसकी लाचारी देखी, उसका शांत दुख देखा और अपनी बच्ची के लिए उसका इमेंस प्यार देखा। वह शिकायत या भीख नहीं मांग रही थी, वह बस अपने जीवन के तथ्यों को बता रही थी। ऐसी ओवरवेलमिंग हार्डशिप के सामने उसकी गरिमा ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अचानक
उनकी अपनी समस्याएं अविश्वसनीय रूप से छोटी और स्वार्थी लगने लगीं। उनकी नींदहीन रातें, उनकी अस्पष्ट चिंताएं, अधिक धन की उनकी तलाश, यह सब अर्थहीन लग रहा था। लंबे समय के बाद पहली बार उन्हें अपने लिए चिंता के अलावा कुछ और महसूस हुआ। उन्हें इस माँ और उसकी बेटी के लिए एक गहरी दर्दनाक करुणा महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दौलत, जो उनके लिए चिंता का कारण रही थी, उनके लिए जीवन और उम्मीद का स्रोत हो सकती है। उस छोटी धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी में गरीबी से घिरे सेठ रामलाल के अपने जीवन के बारे में दृष्टिकोण गहरे रूप से बदलने लगे। बिना सोचे समझे सेठ रामलाल ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। उन्होंने अपनी सारी नकदी निकाली। नोटों का एक मोटा बंडल जो उन्होंने एक दिन पहले किसी छोटे खर्च के लिए निकाला था। उन्होंने पूरे बंडल को बूढ़ी औरत के हाथों में दबा दिया। उसने पैसे को देखा, फिर उन्हें देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये बहुत ज्यादा है, उसने फुसफुसाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं यह नहीं ले सकती। सेठ रामलाल ने धीरे से उसके हाथों को नोटों पर बंद कर दिया। कृपया इसे अपनी बेटी के इलाज के लिए ले लो, उन्होंने जोर दिया। सुबह उसे सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ और तुम दोनों के लिए खाना खरीदो। लेकिन वह जानते थे कि केवल पैसा ही स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने एक पल सोचा। शहर के दूसरी तरफ मेरी एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री है, उन्होंने उसे बताया। एक बार जब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वहां मिलने आओ। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम्हें फिर कभी भोजन या दवा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम एक मजबूत महिला हो और मैं तुम्हारी ताकत का उपयोग कर सकता हूँ। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वे कृतज्ञता और आशा के आंसू थे। उसने हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाया, बोलने में असमर्थ थी। सेठ रामलाल ने उससे मुख्य सड़क पर वापस जाने का रास्ता पूछा। जैसे ही वह झोपड़ी से दूर चले, उन्हें अपने नंगे पैर का खुरदरी जमीन पर होना भी महसूस नहीं हुआ। उनका दिल हल्का महसूस हुआ और एक अजीब सी शांति की भावना उन पर छा गई। एक ऐसी भावना जो उन्होंने सालों से अनुभव नहीं की थी। वह बेचैनी जो उन्हें इतने लंबे समय से सता रही थी, वह चली गई थी। उसकी जगह एक मकसद की भावना ने ले ली थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने दुख का इलाज अंदर देखने में नहीं, बल्कि बाहर देखने में था। उनकी खुशी की कुंजी अधिक पाने में नहीं, बल्कि अधिक देने में थी। जब वह आखिरकार अपने महल पहुंचे तो भोर की पहली किरण फूट रही थी। वह अपने कमरे में गए, लेकिन उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्हें ऊर्जावान और जीवित महसूस हुआ। उस रात सेठ रामलाल ने एक चप्पल खो दी थी, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा मिल गई थी। उन्होंने समझा कि सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके बैंक खाते में क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप किसी और के जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। सबसे बड़ा आराम नरम बिस्तर से नहीं, बल्कि एक संतुष्ट दिल से आता है। और कभी-कभी किसी और को उनकी शांति खोजने में मदद करना ही अपनी शांति खोजने का एकमात्र तरीका है।